हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। मुंबई का कोई भी सफर यकीनन मुंबई के दरवाजे से यानी गेटवे ऑफ इंडिया से ही शुरू होगा। जॉर्ज विटेट का डिजाइन करदा ये वसी दरवाजा सबकी तवज्जो का मरकज है। बहरे अरब के खूबसूरत नजारों से मालामाल इसी दरवाजे के करीब से जजीरे एलिफेंटा और दीगर साहिलों तक जाने के लिए मोटर बोट और फेरीज चलती हैं। आइए, अब वक्त है एक दिलचस्प तजुर्बे का। ये वक्त है मोटर बोट से समंदर का सफर तय करके एलिफेंटा गुफाओं तक जाने का। 1 घंटे की समंदरी मुसाफत पर मबनी ये सफर बेहद दिलचस्प है। जैसे ही फेरी साहिल को छोड़कर समंदर के अंदर आगे की तरफ बढ़ती है, बहरे अरब की सर्द हवाएं मुसाफिरों को अपनी गोद में ले लेती हैं। छत से लाइट हाउस का नजारा भी किया जा सकता है। इसके बाद अंकलेश्वर आता है। 1 घंटे के समंदरी सफर के बाद हम उस किनारे पर पहुंचते हैं जहां से एलिफेंटा गुफाएं करीब हैं। इस किनारे से गुफाओं तक जाने के 2 तरीके हैं। या तो हम पैदल ही चले जाएं, या फिर वो छोटी सी रेलगाड़ी ले लें जो मुसाफिरों को आधे रास्ते तक पहुंचाती है। गुफा तक ले जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, जिनके दोनों तरफ खूबसूरत दुकानें हैं। इन दुकानों पर सीपी का सामान खूब बिकता है। यहां पर रंग बिरंगी तरह तरह की टोपियां भी मिलती हैं। दोनों तरफ की ये रंग बिरंगी दुकानें इस मुकाम की खूबसूरती में जैसे 4 चांद लगाती हैं। हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा गुफा मंदिर महाराष्ट्र में ही हैं। इनकी तादाद हिंदुस्तान भर के गुफा मंदिरों के 80% तक है, जिनमें एलिफेंटा गुफा भी शामिल है। पहाड़ों को काटकर ये गुफाएं 7वीं सदी में तामीर हुई थीं। इनके कई नाम थे, जैसे घारापुरी किलों का शहर, मगर मंदिरों को एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। इन गुफाओं के नीम रोशन रास्तों से गुजरते हुए ये एहसास होता है कि हमारे अजदाद किस कदर तख्लीकी सलाहियतों के हामिल थे। इन गुफाओं में दिलकश नक्काशी 1400 साल पहले चाणक्य के राजाओं की सरपरस्ती में की गई थी। इन गुफाओं को इनकी नक्काशी की बुनियाद पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। यहाँ ज्यादातर हिंदुस्तानी देवमाला और उस दौर के समाज की तस्वीर कशी की गई है। इन गुफाओं की फनकारी को देखकर देखने वाला हैरत में पड़ जाता है। ऐसी महसूर कुन है यहाँ की संग तराशी। एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ किसी हाथी का कोई मुजस्समा नहीं, जिसकी मुनासबत से इस मकाम का नाम पड़ा होगा। इन ख्यालात में डूबे हम सूरज डूबने से पहले मुंबई वापस आ गए।
मुंबई शहर पर अंग्रेजी राज के लातादाद असरात आज तक बाकी हैं। बहुत सी इमारतों में अंग्रेजी फन तामीर की झलक है, तो कई इमारतें हिंद आर्याई और ईरानी तर्ज तामीर का संगम हैं। इसे अंग्रेजी में इंडो सार्सेनिक स्टाइल कहते हैं। इस तर्ज तामीर की नुमायां खुसूसियात में गुंबद, मेहराबें, रंगीन शीशे, कलीसाओं जैसे मीनार शामिल हैं। ये सब चीजें प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में देखी जा सकती हैं। यहाँ इमारत के अंदर विक्टोरियन असरात दिखाई देते हैं, तो बाहर हिंदुस्तानी असरात साफ तौर पर नुमायां हैं। किंग जॉर्ज पंजुम की हिंदुस्तान आमद के मौके पर बनने वाली दूसरी सबसे अहम इमारत प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है। इस म्यूजियम में बेशकीमती सामान का खजाना महफूज है। इनमें नायाब पेंटिंग्स, मुजस्समे और कीमती फनी नमूने शामिल हैं। इस म्यूजियम को जॉर्ज विटेट ने डिजाइन किया था। म्यूजियम की तामीरी खुसूसियात और बाहर की दीदा से भी जॉर्ज विटेट की कुव्वत तखय्युल और तख्लीकी सलाहियत के मज़हर हैं। इस म्यूजियम को इंडो सार्सेनिक स्टाइल में तामीर किया गया है, जो मशरिक और मगरिब का संगम है। इसकी तामीर में मकामी पीले और नीले रंग के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। इस इमारत के गुंबद बीजापुरी तर्ज के हैं। समंदर के बीच में वाक़ई ये दरगाह सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लिए अक़ीदत का मरकज़ है। सदक़े दिल से की गई दुआ करने वाले यहाँ अपने मन की मुरादें पाते हैं। बहरे अरब के दिल में वाक़ई ये दरगाह सूफी बुजुर्ग हाजी अली का मज़ार है। महालक्ष्मी के इलाके में 500 गज का रास्ता समंदर से होकर गुजरता है, जिसके इख्तिताम पर सफेद दरगाह की इमारत है। साहिल समंदर पर यह इमारत मुंबई की पहचान है। माना जाता है कि हाजी अली एक दौलतमंद ताजिर थे, जिन्होंने हज करने के बाद मालो दौलत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। उनके विसाल के बाद उनकी मैयत समंदर में डाल दी गई, जो समंदर की लहरों पर वापस साहिल की तरफ आकर इस मकाम पर रुक गई और फिर इसी मकाम पर उनके मुरीदों ने ये दरगाह तामीर की। हर मजहब व मिल्लत के लोग इस दरगाह पर आकर मज़ार की चादर पोशी करते हैं। एक मुकर्ररा वक्त पर जब समंदर की लहरें हल्की होती हैं, दरगाह की तरफ जाने वाला रास्ता समंदर के पानी से बाहर आ जाता है। काला घोड़ा फेस्टिवल। ये फेस्टिवल बिलाशुबा मुंबई में एक खास अहमियत का हामिल है। महाराष्ट्र के फरोग़े सियाहत कॉरपोरेशन की तरफ से हर बरस ये फेस्टिवल बड़ी तादाद में महाराष्ट्र के अलग अलग फन के बासलाहियत लोगों को एक जगह जमा होने का मौका फराहम करने की गरज से मुनक़िद किया जाता है। इसमें मौसीक़ार भी आते हैं और दस्तकार भी शरीक होते हैं। काला घोड़ा इलाका एक तहसीबी विरासत है। फेस्टिवल के दौरान यहाँ पूरे महाराष्ट्र के दस्तकार और फनकार जमा हो जाते हैं। औरंगाबाद से आए हुए नट अपने करतबों से सबका दिल बहलाते हैं। पीठानी साड़ियों की दुकानें मुंबई वालों में बहुत मकबूल हैं। यहाँ इन साड़ियों को तैयार होते हुए भी देखा जा सकता है। यहाँ आने वाली ख़वातीन के लिए ये एक दिलचस्प नज़ारा है। चाक पर कुम्हार के फनकाराना हाथों का कमाल देखकर लोग हैरत ज़दा रह जाते हैं, जो मिट्टी से हर तरह की छोटी बड़ी चीज़ें तैयार करता नजर आता है। मेहंदी के दिलकश डिजाइनों का लुत्फ भी यहाँ लिया जा सकता है। काला घोड़ा सचमुच एक मेले की तरह है,
जहां महाराष्ट्र के बाकमाल फन और तहजीब को देखने का मौका मिलता है। गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने एक और विक्टोरियन तर्ज की शानदार इमारत है। ये ताजमहल होटल है। ये तारीखी इमारत, जिसमें एक आरामदेह होटल है, सन 1903 में जमशेदजी टाटा ने तामीर करवाई थी। सन 2011 में बहुत बड़ी आतिशज़दगी के बाद इमारत की मरम्मत की गई थी। 18वीं-19वीं सदी में मुंबई में बरतानवी तर्ज की इमारतें तामीर की गईं। गॉथिक तर्ज तामीर और यूरोप में नए उभरते हुए तर्ज तामीर को मिलाकर उस वक्त के हिंदुस्तानी मेमारों ने एक नए तर्ज की बुनियाद डाली, जो बॉम्बे गॉथिक तर्ज तामीर के नाम से मशहूर हुई। मुंबई की बल्दिया का सदर दफ्तर गॉथिक आर्किटेक्चर की एक उम्दा मिसाल है। इस तरह के तर्ज तामीर की दूसरी इमारतों के मुकाबले 255 फीट बुलंद मीनारों वाली ये इमारत सबसे दिलफरेब है। एशिया की पहली रेलगाड़ी 6 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर स्टेशन से चली थी। ये तारीखी स्टेशन अब विक्टोरिया टर्मिनस के तौर पर जाना जाता है। विक्टोरिया टर्मिनस का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी है। ये अब सेंट्रल रेलवे का सदर मकाम भी है। विक्टोरिया टर्मिनस की इमारत अपने आप में बेहद तारीखी और खूबसूरत है। इस स्टेशन पर 14 प्लेटफार्म हैं। यहां से थोड़ी ही दूर मुंबई यूनिवर्सिटी है। ये वो जगह है जहां दाखिला हासिल करना हर लायक तालिबे इल्म की ख्वाहिश होती है। मुद्दतों बीत जाने के बाद आज भी ये इमारत मलिका विक्टोरिया के दौर के फन तामीर और वक़ार की हामिल है। ये महसूस होता है जैसे यहाँ के बुलंद मीनार आपस में दौरे रफ्ता की यादें साझा कर रहे हों। इसके हरे भरे चमन में फ्लोरा फव्वारा लगा है। फव्वारे पर बना मुजस्समा यूनानी बहार की देवी की अलामत है। 1869 में इसकी तामीर हुई थी। अपने दौर के मुंबई के गवर्नर सर बार्टल फ्रेयर की यादगार के तौर पर यह फव्वारा बना था। मुंबई हाई कोर्ट की इमारत 1 सदी पुरानी है। इसका तर्ज तामीर आर्ट डेको स्टाइल कहलाता है, जिसकी इमारतें बहुत हवादार होती हैं। मुंबई के बाद औरंगाबाद में भी फन तामीर के दिलकश नमूने मिलते हैं। औरंगाबाद शहर की तामीरात रिवायत और अनोखेपन का संगम है। यहाँ की इमारतों से इनमें रहने वालों के रंगीन तर्ज जिंदगी और यहाँ की कदीम तारीख का अंदाजा होता है। औरंगजेब का मजार। बादशाह की वसीयत के मुताबिक बगैर छत के खुले आसमान के नीचे बने इस मजार पर किसी तरह की आराइश नहीं है। संगे मरमर की जालीदार 4 दीवारी वाला ये मकबरा सन 1707 में बादशाह के इंतकाल के बाद तामीर हुआ था। औरंगजेब की ख्वाहिश थी कि उसे अपने पीरो मुर्शिद के पास दफन किया जाए। इसीलिए इस मजार की तामीर सैयद ज़ैनुद्दीन शिराजी के मजार के अहाते में की गई। यहाँ 500 साल पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे लटके हुए हैं, जो मजार पर नजर किए गए थे। ये दौलताबाद है, जो कभी हिंदुस्तान का आरजी दारुल हुकूमत रह चुका है। दक्कन के मैदानों से 600 फीट ऊपर गहरी खंदक से घिरा ये किला मोहम्मद बिन तुगलक ने 12वीं सदी के दरमियान तामीर करवाया था। दिल्ली के इस सुल्तान ने अपनी राजधानी यहाँ मुंतकिल की थी,
क्योंकि वो इस मकाम को दौलतमंदी की निशानी समझता था। इसीलिए इसका नाम उसने दौलताबाद रखा था। ये अजीमुशान किला एक मखरूती पहाड़ की चोटी पर वाक़ है। ऊंची ऊंची फसीलें अंदर के मनाजिर को पोशीदा रखती हैं। दरवाजे इतने मजबूत बनाए गए हैं कि दुश्मन फौज के हाथी भी इन्हें तोड़ ना सकें। दौलताबाद का किला बिलाशुबा अहद वस्ता के बाकी किलों के मुकाबले अब भी उसी तरह महफूज है। किले के अंदरूनी सहन में दाखिल होते ही वक्त की सितम ज़रीफी से खस्ता हाल कदीम मीनारों के खंडरात नजर आते हैं। किले के सुतूनों और दीवारों पर लाजवाब संगतराशी की गई है। मुगल आर्ट के नक्श निगार की आराइश हर तरफ दिखाई देती है। किले में एक बुलंदो बाला मीनार है जिसे बादशाह की फतेहयाबी की निशानी के तौर पर तामीर किया गया था। और क्यों न किया जाता, क्योंकि कहा जाता है कि जहानत के साथ की गई इस किले की तामीर की वजह से ही दौलताबाद के इस शानदार किले पर कभी कोई फतेह हासिल नहीं कर पाया। दर हकीकत इस किले की तामीर 8 खुसूसियात को जहन में रखकर की गई थी। एक तो ये ऊंचे पहाड़ पर है, फिर इसकी फसीलें 7 फीट ऊंची हैं। एक गहरी खंदक इसे चारों तरफ से घेरे है और इन सब इंतजामात के बाद 360 बड़ी बड़ी तोपें इसकी हिफाजत के लिए नस्ब की गई थीं। हालांकि वो तोपें और फसीलें आज मौजूद नहीं, लेकिन एक दिलचस्प चीज अभी बाकी है। एक अंधेरी खुफिया सुरंग। एक तजुर्बेकार गाइड किले की तारीख की दास्तानें सुनाता हुआ इस सुरंग में ले जाता है, क्योंकि उसे सुरंग के मोड़ों और घुमावों का अंदाजा है। सुरंग के दहाने पर एक मशाल जला ली जाती है ताकि रास्ता नजर आता रहे। धड़कते दिल और सनसनी के साथ ये सफर शुरू होता है। जल्द ही सुरंग का दूसरा सिरा आ जाता है और फिर रोशनी नजर आने लगती है। यकीनन कोई दुश्मन इस रास्ते का सुराग नहीं पा सकता। सफर आगे बढ़ता है और हम शहर के सबसे कदीम मकाम तक पहुंच जाते हैं। शहर के चारों तरफ फैले पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। ये 10 बौद्ध गार लाजवाब हैं और 6वीं और 7वीं सदी की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। मगरिबी और मशरकी हिस्सों में बने इन गारों का बड़ा हिस्सा विहार यानी खानकाहें हैं, जहां बैठकर बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध की तालीमात हासिल किया करते थे और ज्ञान ध्यान में मसरूफ रहते थे। इन गारों में से सबसे कदीम चौथा गार है जिसे हिनायाना चैत्य कहते हैं, यानी गौतम बुद्ध जी की दरगाह। अब सिर्फ गार का कुछ हिस्सा ही बाकी रह गया है, मगर फिर भी इसकी मेहराबदार छत और इसके सामने बना स्तूप उस अहद की दस्तकारी का आला नमूना है। इन गारों के नक्शो निगार और तर्ज तामीर में तांत्रिक फिरके के असरात दिखाई देते हैं। गौतम बुद्ध के साथ साथ गैर मामूली बालों वाली औरतों, देवियों, मौसीकारों और रक्कासाओं के मुजस्समे भी हैं और खूबसूरत संगतराशी वाले सुतून भी, जिन पर जातक कहानियों के मंजर दिखाए गए हैं, जिनको देखकर उस दौर के कारीगरों की महारत और तजुर्बेकारी का अंदाजा होता है। ये गार पहाड़ों के दामन में कदीम तर्ज तामीर का हैरत अंगेज नमूना है।
शहर की गहमा गहमी के दरमियान पंचक्की है, जो 1695 में औरंगाबाद के मेमार मालिक अंबर ने तामीर करवाई थी। ये पंचक्की अहद वस्ता की इंजीनियरिंग का शाहकार है। हजरत बाबा शाह मुसाफिर नाम के एक सूफी बुजुर्ग की याद में तामीर इस चक्की में मुसाफिरों के खाने के लिए अनाज पीसा जाता था। पंचक्की को चलाने के लिए शहर के शुमाल में 6 किलोमीटर दूर से मिट्टी के पाइपों के जरिए पानी चक्की के तालाब तक लाया जाता था। तालाब के जुनूबी किनारे पर बरगद का घना दरख्त है। ये घने साए में पानी को ठंडा रखने के अलावा पूरे माहौल को दिलकश और खुशगवार बना देता है। तालाब में तरह तरह की मछलियां सयाहों की दिलचस्पी का सामान फराहम करती हैं। बिना किसी आराइश की दीवारों वाली ये पंचक्की वाकई उस अहद की टेक्नोलॉजी का दिलचस्प नमूना है। औरंगाबाद से 5 किलोमीटर दूर वाक़े ये तारीखी इमारत जुनूबी हिंदुस्तान का ताजमहल कहलाती है। बादशाह औरंगजेब की पहली बीवी राबिया-उद-दुर्रानी का ये मकबरा बीबी के मकबरे के नाम से मशहूर है। औरंगजेब ने इसकी तामीर 1679 में करवाई थी। मकबरे के दरवाजे का फने तामीर मुगल दौर के मेमारों की सनतकारी का आईनादार है। दरवाजे की दीवारों और छत पर बने नक्श निगार और फूल इस इमारत की शान को दोबाला करते हैं। फूलों और बेलों की पच्चीकारी का काम फनकारी का बेमिसाल नमूना है। दरवाजे से मरकजी इमारत का मंजर दम बखुद कर देने वाला है। ये इमारत हूबहू ताजमहल लगती है। घास और लंबी पानी की हौजों के साथ पुख्ता लंबा रास्ता आलीशान मरकजी इमारत की तरफ ले जाता है। खूबसूरत गुंबद वाली संगे मरमर से बनी ये इमारत ईरानी मेमार उस्ताद अताउल्लाह ने तामीर की थी। मेहराबों वाले ऊंचे चबूतरे पर बनी शानदार इमारत के चारों कोनों पर मीनार मुहाफिजों की तरह खड़े हैं। मकबरे की आराइश संगे मरमर की नाजुक जाली के काम से की गई है। गुंबद के नीचे बीबी की कब्र है, जो इस मकबरे की शान और शौकत में मजीद इजाफा करती है। यहां आने वाले सयाह इस कब्र पर जरूर आते हैं। महाराष्ट्र के ये तारीखी अजूबे, ये इमारतें देखने और संभाल कर रखने के लायक हैं। हम सब हिंदुस्तानियों को अपनी ये विरासत मुस्तकबिल के लिए महफूज करनी चाहिए। What are these novel experiences that you have